सिनेमैटिक यूनिवर्स एक नए एरा में एंटर कर रहा है जहां एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जैसे मैसिव प्रोजेक्ट्स शेप ले रहे हैं। रूसो ब्रदर्स की वापसी ने हाइप और एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया है और उनके लेटेस्ट इंटरव्यू से कुछ बड़े हिंट्स मिले हैं जो हम फैंस के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। हाल ही में एंथनी रूसो और जो रूसो अपनी नई फिल्म द इलेक्ट्रिक स्टेट के वर्ल्ड प्रीमियर के रेड कार्पेट पर आए जहां उनसे डेडलाइन ने बात करी। यहां पर रूसो ब्रदर्स ने रिवील किया कि सब कुछ लंदन में हो रहा है, हम दोनों मूवीज बैक टू बैक शूट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम है, पता नहीं हम ये सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन हम इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ये स्टेटमेंट उनके काम को लेकर डेडिकेशन दिखाता है क्योंकि पहले कुछ सीन्स लॉस एंजलिस में भी शूट होने वाले थे लेकिन अब सब कुछ लंदन शिफ्ट कर दिया गया है। इसका एक मेजर रीजन सीक्रेसी है ताकि प्लॉट डिटेल्स या सेट इमेजेस लीक ना हो, जो हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के केस में भी देखने को मिला था जहां उस मूवी के सेट इमेजेस ना के बराबर आए। टैक्स बेनिफिट भी एक रीजन हो सकता है पर सीक्रेसी प्राइमरी रीजन लगता है। रूसो ब्रदर्स ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे मैसिव प्रोजेक्ट्स को सक्सेस एग्जीक्यूट किया था और अब वो फिर से वही करने जा रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के साथ। उनके वापस आने का रीजन एक कंपेलिंग स्टोरी थी जो कि इतनी पावरफुल है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर तक वापस आने को मान गए। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि शूटिंग बैक टू बैक होने वाली है जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि उनके पास स्टोरी रेडी है और एग्जीक्यूशन वेल प्लान्ड है। इससे एक और एडवांटेज इन लोगों को मिलेगा जो कि है फेक सीन शूट करने का, जैसे हमें इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में देखने को मिला था जहां ट्रेलर का सबसे बवाल शॉट जिसमें कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर और हल्क चार्ज इन कर रहे थे वो मूवी में था ही नहीं। तो तैयार हो जाओ, हो सकता है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के ट्रेलर्स में भी ऐसे ही कुछ मिसलीडिंग सीन्स हो जो ऑडियंस को सरप्राइज कर दे और हम फैंस को सही स्पेकुलेशन और थ्योरीज बनाने से डाइवर्ट करे। स्टोरी से रिलेटेड तो रूसो ब्रदर्स ने ये रिवील किया है कि उनको एक ऐसा एंगल मिला है जो ना सिर्फ ऑडियंस के लिए चैलेंजिंग होगा बल्कि उनके लिए एग्जीक्यूट करना भी मुश्किल है, लेकिन यही चैलेंज उनको और एक्साइट कर रहा है और इसी वजह से रोज सुबह उठकर उन्हें काम करने का मोटिवेशन मिल रहा है। अब बीइंग अ सुपर हीरो फैन मुझे ऑनेस्टली बहुत कम मूवीज चैलेंजिंग लगती हैं, पर अगर रूसो ब्रदर्स कह रहे हैं कि ये ऑडियंस के लिए भी चैलेंजिंग होगा तो मैं मेंटली प्रिपेयर हो रहा हूँ इस मूवी के लिए और क्रेजी थ्योरीज बनाने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से वो 2018-19 वाला गोल्डन एरा वापस आने वाला है जहां हर एक छोटे से क्लू से फैन थ्योरीज बनती थी। रूसो ब्रदर्स ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वो ग्रिपिंग सुपर हीरो मूवीज बना सकते हैं जहां विंटर सोल्जर, सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर इसका प्रूफ है, लेकिन अब जब वो चैलेंजिंग एस्पेक्ट ला रहे हैं तो हमारी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी नेक्स्ट लेवल पर है। पर एक चीज जो मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रही है वो ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग बैक टू बैक हो रही है, तो क्या ये इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाले पैटर्न को फॉलो करेगी जहां पहली मूवी मेन विलन यानी कि डॉक्टर डूम को सेटअप करने में चली जाएगी। नो डाउट इन्फिनिटी वॉर स्टोरी वाइज शानदार थी, पर अगर कॉमिक बुक फैंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसमें कई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिसिंग थे, स्पेशली कॉस्मिक एंटिटीज जैसे लिविंग ट्राइब्यूनल, एटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ, गैलेक्टस, सेलेस्टियल्स और बहुत कुछ। इसके अलावा इन्फिनिटी स्टोन्स की ट्रू पोटेंशियल भी नहीं दिखाई गई। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, थैनोस ने सोल स्टोन का यूज कब और कहां किया, जबकि कॉमिक्स में सोल स्टोन की अपनी एक हिस्ट्री है और डिफरेंट सेट्स ऑफ पावर है। थैनोस ने इन्फिनिटी गाउंटलेट में सिर्फ एवेंजर्स से फाइट की, जबकि कॉमिक्स में उसने कॉस्मिक एंटिटीज को भी हराया था और खुद को एटर्निटी की जगह रिप्लेस कर दिया था। ये था इन्फिनिटी गाउंटलेट थैनोस का रियल पावर। लेकिन एमसीयू में क्या दिखाया गया, थॉर का एक अटैक उसको चोट पहुंचा देता है उस वक्त जब उसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। ये नर्व समझ आ रहा है क्योंकि हीरोज को एक चांस चाहिए था, पर अगर एवेंजर्स डूम्सडे में भी विलन को नर्व किया गया तो ये बहुत बुरा लगेगा। और मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि डॉक्टर डूम अभी तक एमसीयू में प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है कि हमें फैंटास्टिक फोर मूवी में उसका एक हिंट मिले, जैसे थॉर रैग्नारॉक में थैनोस की शिप दिखाई गई थी, पर डॉक्टर डूम को स्टैब्लिश करने के लिए एक प्रॉपर सोलो मूवी चाहिए। यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। साथ ही टाइम रन्स आउट जैसी कम्प्लेक्स स्टोरी लाइन को एक ही मूवी में फिट कैसे करेंगे। ये स्टोरी लाइन इतनी बड़ी है कि एक मूवी में पूरा जस्टिस करना मुश्किल होगा। अगर रूसो ब्रदर्स ने इसे रश किया तो सीक्रेट वॉर्स का फाउंडेशन वीक हो सकता है। अगर एमसीयू को इन्फिनिटी वॉर एंड गेम का मैजिक रिक्रिएट करना है तो टाइम रन्स आउट और डूम्सडे को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना होगा, वरना ये एक और रश्ड प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा। जिन्होंने भी टाइम रन्स आउट कॉमिक पढ़ी है या मेरी टाइम रन्स
आउट सीरीज देखी है उनको पता होगा कि स्टोरी लाइन सीक्रेट वॉर्स का फाउंडेशन थी। इसमें हमें इल्यूमिनाटी देखने को मिलते हैं जो कि अपनी दुनिया को बचाने के लिए हर वो लिमिट क्रॉस करते हैं जो एमसीयू में अभी तक मिसिंग है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज का एक अलग ही रूप दिखाया गया था जो आखिर में ब्लैक प्रीस्ट ज्वाइन कर लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे जाके ब्लैक स्वान का बड़ा रोल आता है जो उसको अपने लीडर के पास ले जाती है। और जब ये रिवील होता है कि उनका लीडर कौन है तो वो जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट था कॉमिक्स में। इनकर्जन का कंसेप्ट ही टाइम रन्स आउट का एक मेजर एस्पेक्ट था। हमें अलग अलग यूनिवर्सेस के टीम्स दिखते हैं जिनमें एक टीम ऑलमोस्ट जस्टिस लीग की तरह दिखती है जो कि एक सटल डीसी रेफरेंस भी हो सकता है। कॉमिक्स में हीरोज के बीच का इंटेंस कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है जैसे सुपीरियर आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका जो एमसीयू में अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि एमसीयू इस बैटल को कैसे दिखाएगा जब हीरोज की एक यूनाइटेड टीम ही यहाँ नहीं है। एवेंजर्स एंड गेम के बाद शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ सुपर हीरोज एक साथ दिखे थे पर ओवरऑल एमसीयू के हीरोज अभी बिखर चुके हैं। इसी वजह से सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को नई एवेंजर्स टीम बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी पर अब तक ये टीम बनी नहीं है और पता नहीं इसमें कौन होगा। अगर एमसीयू टाइम रन्स आउट को एक्यूरेटली दिखाना चाहता है तो इनकर्जन के साथ साथ हीरोज के बीच का आइडियोलॉजिकल क्लैश भी जरूरी होगा क्योंकि बिना उस कन्फ्लिक्ट के सीक्रेट वॉर्स का इंपैक्ट वैसा नहीं आएगा जैसा कॉमिक्स में आया था। तो अब सवाल ये है कि क्या एमसीयू इस एपिक स्टोरी लाइन को जस्टिस दे पाएगा या ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। डॉक्टर डूम के ओरिजिन और मोटिव के साथ साथ इनकर्जन्स को दिखाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और मुझे लगता है कि रूसो ब्रदर्स इसी चीज की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी चिंता का ख्याल वो रख रहे हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जिस चैलेंजिंग एंगल की बात वो कर रहे हैं वो जुड़ा है कैंग से क्योंकि कैंग को रिप्लेस करना इतना आसान भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं क्योंकि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से पहले तक जितनी भी मूवीज थी वो सब कैंग के लिए सेटअप कर रही थी पर डॉक्टर डूम के आते ही सारा फोकस उधर शिफ्ट करना है इनको जो कि सच में बहुत बड़ा चैलेंज और नीड है जिस पर हमने कैंग विल रिटर्न वाली वीडियो में भी बात की थी। कैंग के अलावा जिनको रूसो ब्रदर्स को फिट करना है वो है एक्समैन के कैरेक्टर्स जिसमें से डेडपुल और वुल्वरीन मोस्ट प्रोबेबली होंगे ही क्योंकि उनकी ही मूवी में एंकर बीइंग का कंसेप्ट एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ तक कि जब रूसो ब्रदर्स से एक्समैन कैरेक्टर्स और डेडपुल वुल्वरीन के फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो जो ने मजाक में कहा कि उन्हें नहीं पता कि कौन आने वाला है। तब एंथनी ने भी मजाक करते हुए बोला कि अपनी आंखें बंद करो और जो इमेजिन कर सकते हो कर लो। ये जवाब क्लेवरली प्लान था क्योंकि उन्होंने कुछ रिवील भी नहीं किया और ऑडियंस को और एक्साइट भी कर दिया क्योंकि लीड में हमें डेडपुल एंड वुल्वरीन दिख सकते हैं पर साथ में बाकी कैरेक्टर्स का कैमियो या रेफरेंस हो सकता है जिस वजह से एंथनी रूसो ने कहा कि आंख बंद करके इमेजिन कर लो क्योंकि जिसको भी हम इमेजिन करेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने को मिल ही जाएगा। इनके जवाबों से तो ये साफ पता चल रहा है कि ये दोनों ऐसे सवालों के लिए तैयार थे और इनका ये स्टाइल एमसीयू की हाइप बढ़ाने का एक क्लासिक एग्जांपल है। इसके बाद इसी प्रीमियर में क्रिस प्रैट से पूछा गया कि क्या वो आने वाली एवेंजर्स मूवी में होंगे तो उन्होंने कहा कि जो भी मार्वल में दिख चुके हैं उनमें से कोई भी आ सकता है। ये एक पॉजिटिव हिंट हो सकता है क्योंकि क्रिस प्रैट का पीटर क्विल सिर्फ एक गूफी स्पेस आउटलॉ ही नहीं बल्कि एक हाफ सेलेस्टियल भी है। हालांकि ईगो के मरने के बाद उसकी सेलेस्टियल पावर्स गायब हो गई पर हो सकता है कि उसकी पावर्स डॉर्मेंट हो जो डोम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में एक्टिवेट हो सकती है। न्यू गार्डियंस की टीम रॉकेट की लीडरशिप में स्ट्रांग है पर पीटर क्विल का इम्प्रोवाइजेशन और अनप्रिडिक्टेबल फाइटिंग स्टाइल उसे यूनिक बनाता है। स्टार लॉर्ड के बिना गार्डियंस अधूरे लगते हैं और अगर पीटर क्विल की सेलेस्टियल पावर्स वापस आती हैं तो वो एक मेजर गेम चेंजर हो सकता है। प्लस कोई नल्ला तो चाहिए फिर से यूनिवर्स की बैंड बजाने के लिए जैसे पिछली बार स्टार लॉर्ड ने ही बैंड बजाई थी थैनोस का गाउंटलेट ना छीनकर। एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स मार्वल के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं जहां रूसो ब्रदर्स एक ऐसी स्टोरी लेकर आ रहे हैं जो सिर्फ विजुअली ग्रैंड नहीं बल्कि ऑडियंस के लिए मेंटली चैलेंजिंग भी होगी। एमसीयू के फ्यूचर को लेकर जितने हाइप वर्दी मोमेंट्स हैं उतनी ही चिंता भी है जैसे कि डॉक्टर डूम का प्रॉपर इंट्रोडक्शन, टाइम रन्स आउट की कंप्लेक्सिटी और इनकर्जन का सही एग्जीक्यूशन। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, मार्वल फिर से एक इन्फिनिटी वॉर एंड गेम लेवल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करना चाहता है। फेक ट्रेलर्स, मिसलीडिंग सीन्स, अनएक्सपेक्टेड कैमियोज और अनप्रिडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग, ये सब मिलकर एक बार फिर से फैन थ्योरीज का वो गोल्डन एरा ला सकते हैं जो 2018-19 में था। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या मार्वल अपनी हिस्ट्री को रिपीट करेगा या एक नई हिस्ट्री लिखेगा और नया बार सेट करेगा
फ्यूचर के फेजेस के लिए। क्या मार्वल उस स्केल को जस्टिफाई कर पाएगा जिस लेवल पर सीक्रेट वॉर्स कॉमिक थी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन आपका है, खुल के बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।